चलो जी बच्चों, फिर आज हम डिस्कस करते हैं हैलोएल्केन्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज आज हम करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए क्या होता है कि इसको हम कंपैरिजन करते हैं बेसिकली, और दूसरी बात है थोड़े बहुत इसके प्रॉपर्टीज होते हैं जो अपीयरेंस हो गया, डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी हो गई, ये सब सारा कुछ डिस्कस किया जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट होता है कि हैलोएल्केन्स जो होता है, अल्काइल हैलाइड्स जो होता है वो पोलर कंपाउंड्स होता है। पोलर कंपाउंड्स किस वजह से पोलर होता है? तो जरा देखिए, अल्काइल हैलाइड्स में लेते हैं एग्जांपल CH3, CH2 और कोई भी हैलोजन ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। इसमें होता क्या है कि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि क्लोरीन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ स्ट्रांगली खींचता है, जिसके वजह से इसके ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इसके ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और इस पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वजह से ये कंपाउंड हमारा पोलर हो जाता है। तो सबसे पहला चीज यही कि हैलोएल्केन्स जो होता है वो पोलर कंपाउंड्स होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम। अब इस पोलर कंपाउंड की वजह से इसमें और क्या क्या इसके ऊपर में फर्क पड़ता है, इसके प्रॉपर्टीज पर। तो पोलर कंपाउंड होने से इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, सोल्यूबिलिटी, डेंसिटी, इन सब चीज पर इस पर फर्क पड़ जाता है और इसको हम हाइड्रोकार्बन से कंपैरिजन कर सकते हैं या बाकी किसी कंपाउंड से भी हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि पोलर कंपाउंड होने की वजह से क्या होगा, अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम, तो हाइड्रोकार्बन से अगर हम कंपैरिजन करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर हाइड्रोकार्बन से हम कंपैरिजन करें तो हाइड्रोकार्बन से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा? कि अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन CH3, CH2, CH3, और अगर हम दूसरा हैलोएल्केन्स ले लेते हैं CH3, CH2 और ये Cl, अगर पूछ दिया जाए इन दोनों में बताओ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा कि ये हाइड्रोकार्बन है और ये हैलोएल्केन है। सबसे पहली बात तो आपको दोनों के मोलिकुलर मास को कंपेयर करना चाहिए कि मोलिकुलर मास कितना है, दोनों का कंपेरेबल मोलिकुलर मास होना चाहिए सब्सटेंस का। तो इसका हो जाएगा मोलिकुलर मास 15 प्लस 14 प्लस 15, ये हो गया 44 हो गया। और इसका अगर लेते हैं तो 15 प्लस 14 प्लस 35.5, ये मोलर मास जरा आप देख लें, इसके कंपैरिजन में इसका एक तो मोलर मास भी ज़्यादा है, और मोलर मास अगर कम भी होता तब भी हमें कोई फर्क नहीं था। मोलर मास अगर कम भी होता, हल्का फुल्का अगर कम भी होता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों में पूछा जाएगा कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। तो बेसिकली ये हमारा जो होता है ये नॉन पोलर कंपाउंड है, ये है नॉन पोलर कंपाउंड और ये है पोलर कंपाउंड। ये हो गया पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड क्यों? क्योंकि इसके अंदर में डायपोल मोमेंट है और इसके अंदर में चार्ज सेपरेशन है। ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इसमें कोई चार्ज सेपरेशन डेवलप नहीं हुआ। अब इसी डायपोल मोमेंट की वजह से, पोलैरिटी की वजह से क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल का एसोसिएशन, एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल से लिंक्ड है इंटरमोलिकुलर फोर्स से, उस इंटरमोलिकुलर फोर्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर ये प्रोपेन है तो इसके एक मॉलिक्यूल और दूसरे प्रोपेन अगर ले लेते हैं हम CH3, CH2, CH3, ये दूसरे प्रोपेन हो गए, इन दो के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स, और अगर हम हैलोएल्केन्स ले लेते हैं, इसके जो दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होगा CH3, CH2, Cl, इसके और CH3, CH2, Cl और इसके, इन दो के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स होगा इन कंपैरिजन टू ये। व्हाई? क्योंकि इसके बीच में जो ये फोर्स है ये है डिस्पर्सन फोर्स, इसको हम
या तो डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं या फिर लंडन फोर्स कहते हैं। ये डिस्पर्सन और लंडन फोर्स है, और इसके बीच में जो फोर्स है वो है डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे ये डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि ये CH3CH2Cl यहाँ नेगेटिव डेवलप हुआ, यहाँ पॉजिटिव डेवलप हुआ, और अगर दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो ClCH2CH3 है, इसके यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, या इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो ये अट्रैक्शन फोर्स पॉजिटिव डायपोल और नेगेटिव डायपोल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, और इस वजह से इसके फोर्स का नाम क्या दिया जाता है? डायपोल डायपोल फोर्स। अब डायपोल डायपोल फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स को अगर हम कंपैरिजन करें तो डायपोल डायपोल फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है इन कंपैरिजन टू डिस्पर्सन फोर्स, क्योंकि इसमें तो कोई चार्ज सेपरेशन डेवलप नहीं हुआ, सिंपल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इसमें जो हम लोग अट्रैक्शन फोर्स मानते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स मानते हैं, इसके बीच में जो है कम से कम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है, जो कि हमारे को नोन होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सिंस यहाँ पर पार्शियल चार्ज है इसलिए उसका एक अलग नाम होता है डायपोल डायपोल फोर्स। तो डायपोल डायपोल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर फोर्स इन कंपैरिजन टू डिस्पर्सन फोर्स। अब बात आती है कि इसको सेपरेट करने के लिए एनर्जी। तो आपको मालूम है कि अगर स्ट्रॉन्गर फोर्स को अगर हम तोड़ें तो उसमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, और अगर वीकर फोर्स को तोड़ें तो कम एनर्जी में ही टूट जाएगा। तो अगर ज़्यादा एनर्जी में अगर टूटेगा तो उसके लिए क्या करना होता है? हमें तो सिंस बॉयल करना है या मेल्ट करना है। ज़्यादा एनर्जी में अगर टूटता है तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सॉलिड स्टेट में है सब्सटेंस, उसको मेल्ट करना है तो उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा आपको, या फिर लिक्विड स्टेट में ऑलरेडी अगर है और उसको अगर आपको बॉयल करना है तो भी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स के लिए ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से क्या होगा कि अगर चाहे इसको मेल्ट ही करने की बात हो या फिर बॉयल ही करने की बात हो, इसकी ज़्यादा होगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन को कंपैरिजन करें तो हाइड्रोकार्बन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इन कंपैरिजन टू हेलोएल्केन्स। तो कंपेरेबल मोलिकुलर मास वाला, जैसे कि दो हमने सब्सटेंस लिए थे, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन कर रहे हैं CH3 CH2 CH3 इसके, और दूसरा है CH3 CH2 Cl। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हेलोएल्केन्स का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन। इस तरह से क्या होता है कि हेलोएल्केन्स को हाइड्रोकार्बन से हम डिफरेंस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। इसके बाद आता है इसी के अंदर में मान लीजिए पॉइंट कि अगर उसका क्या, जब कार्बन एटम अलग अलग हो हेलोएल्केन में ही या फिर हाइड्रोकार्बन में ही, तो कार्बन एटम अगर अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो इसका मतलब जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा उसका? क्योंकि कार्बन एटम बढ़ाते जाने से एक तो मोलर मास बढ़ता जाएगा, कार्बन एटम बढ़ाते जाने से एक तो इसका मोलर मास बढ़ता गया, और दूसरा है कि इसका सरफेस एरिया भी बढ़ता गया। दूसरा है इसके अंदर में सरफेस एरिया भी बढ़ता गया। यानी कि मोलर मास और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा कि मान लीजिए इसका सरफेस एरिया ये है और इसका सरफेस एरिया, अगर इसी का दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं तो दूसरे मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ये है। इसके बीच में जो होता है अप्रोक्स इतने दूर का अट्रैक्शन, इतने दूर से मॉलिक्यूल अटैच रहेगा एक दूसरे के सरफेस एरिया के ज़्यादा होने से वजह से। और दूसरा अगर लेते हैं हम CH3 CH2 CH2 Cl, तो इसके मॉलिक्यूल ये हो गए। तो इसके जो मॉलिक्यूल के बीच का हुआ कि इतने दूर से मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच रहेगा, इतने दूर से अटैच रहेगा। और अगर इधर ही हम ले लेते हैं CH3 CH2 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 Cl, तो इसमें क्या होगा कि इतने दूर से मॉलिक्यूल अटैच रहेगा अट्रैक्शन फोर्स से।
तो क्या होगा कि सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ गया, और एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ गया तो दो मॉलिक्यूल ज्यादा दूर से एक दूसरे से अटैच है, और ज्यादा दूर से अगर एक दूसरे से ज्यादा पास में हो गया हमारा मॉलिक्यूल और ज्यादा सरफेस से अटैच है, और ज्यादा सरफेस से अगर अटैच है तो इसका मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सिंपली समझने के लिए कि मोलर मास बढ़ता जा रहा है, सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है कार्बन एटम बढ़ाते जाने से। इस वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, और कार्बन एटम अगर बढ़ता जाए तो उससे ज्यादा उन कंपाउंड का हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर हम कार्बन एटम बढ़ाते चले जाएं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। फिर बात आती है कि अगर हम कार्बन चेन की ब्रांचिंग करते जाएं तब क्या होगा सर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। अगर कार्बन एटम सेम हो और एक में ब्रांच फॉर्म हो और एक में बिना ब्रांच वाला हो तो हम किसका ज्यादा करेंगे। तो अगर ये मान लीजिए CH3 CH2 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 Cl है, और अगर दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 Cl हो गया, और तीसरा कंपाउंड अगर हम लें CH3 C पे CH3, इधर को CH3 इधर को Cl, क्या होता है कि तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है। फिर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन कैसे करें, क्योंकि मोलर मास तो सबका सेम हो गया। तो यहाँ कौन डिसाइड करता है, यहाँ पर सरफेस एरिया डिसाइड करता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्योंकि आपने देखा था अभी कि सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ता जाता है तो ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाता है मॉलिक्यूल के बीच में, जिससे अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों के बीच का स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। तो इस केस में क्या हुआ कि 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, इसमें 3 ही कार्बन का स्ट्रेट चेन है, एक CH3 को हम ब्रांच मान सकते हैं, नीचे की तरफ ब्रांच हो गया, इस वाले में 2 CH3 ब्रांच हो गया। ऐसा होने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स, इसमें तो ये सरफेस हो गया इसका, इस वाले में इसका सरफेस हम ये मान सकते हैं कि ये ब्रांच होने पर ऐसा हो गया, इसका सरफेस एरिया हम ये मान सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखते हैं तो जितना ब्रांचिंग होता चला जाए उतना मॉलिक्यूल स्फेयर का शेप लेना शुरू कर देता है। और आपको मालूम होगा कि स्फेयर के शेप में जब कोई मॉलिक्यूल होता है और 2 मॉलिक्यूल को पास लाते हैं तो दोनों के मॉलिक्यूल के बीच का एरिया ऑफ कांटेक्ट सबसे कम हो जाता है। यानी कि 2 स्फेयर में 2 मॉलिक्यूल के बीच का एरिया ऑफ कांटेक्ट सबसे कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ कांटेक्ट सबसे कम हो जाता है तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर हो जाएगा, और वीकर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए जो टेम्परेचर देनी होगी हमें वो कम देना होगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। यानी कि अगर हम ब्रांचिंग करते चले जाएं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इसको 1 मान लें, अगर इसको 2 मान लें, अगर इसको अगर 3 मान लें तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थर्ड का, उससे ज़्यादा सेकंड का, उससे ज़्यादा फर्स्ट का। इस तरह से क्या होता है, अगर ब्रांचिंग करते जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाता है। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद आता है कि अगर डिफरेंट हैलोजन एटम आ जाए तो, अगर मान लीजिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब अगर अलग अलग हैलोजन एटम आ जाए तब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर होगा। तो अगर हम ले लेते हैं CH3F, दूसरा ले लेते हैं CH3Cl, तीसरा ले लेते हैं CH3Br एंड चौथा ले लेते हैं CH3I। अगर इन चारों कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर देखा जाए क्या ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, किसका कम, तो यहां पर भी कौन डिसाइड करता है, मोलर मास एंड सरफेस एरिया। इस जगह पर भी तो मोलर मास एंड सरफेस एरिया अगर लेते हैं तो इसका सरफेस एरिया ये है, इसका सरफेस एरिया ये हो गया, इसका सरफेस एरिया ये है, इसका सरफेस एरिया ये है। सिंस हैलोजन का साइज जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में साइज ऑफ हैलोजन जो होता है, साइज ऑफ हैलोजन F का सबसे कम, उससे ज्यादा Cl का, उससे ज्यादा Br का, उससे ज्यादा I का, और मोलर मास ऑफ हैलोजन जो होता है वो भी सेम ऑर्डर में चलता है, F, Cl, Br, I।
तो क्या होगा कि मोलर मास एंड साइज को अगर हम लेते हैं तो फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल का भी मोलर मास एंड साइज इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो आपने पहले पढ़ लिया कि मोलर मास एंड सरफेस एरिया डिपेंडेंट होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो क्या होगा मोलर मास और सरफेस एरिया फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट हैलोजेंस के लिए हो गया, और हमारा क्या नाम है ब्रांचिंग के लिए हो गया, कार्बन चेन के लिए हो गया। अब उसका क्या, जब एक ही कंपाउंड में 2 हैलोजन 3 हैलोजन 4 हैलोजन आता जाए तो क्या फर्क पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे। तो उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, आप अगर जानते हैं कि एक हैलोजन की वजह से क्या होगा कि अगर CH3F है, CH2F2 हो गया, CHF3 हो गया, इस तरह से अगर हैलोजन का एटम अगर बढ़ता जाए तो आपको मालूम है कि एक फ्लोरीन आकर के कार्बन से ज्यादा मोलर मास को बढ़ा देता है, 2 फ्लोरीन आकर के और मोलर मास बढ़ा दिया होगा, 3 फ्लोरीन आकर के और मोलर मास बढ़ा दिया होगा, और सरफेस एरिया बढ़ गया होगा। तो इसका मतलब मोलर मास सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इसी तरह से बढ़ता जाएगा। यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ हैलोजन एटम आने से जितना हैलोजन एटम आता जाए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसी तरह से बढ़ता जाएगा। अब आता है कि बेंजीन वाले कंपाउंड में अगर हेलोबेंजीन की बात की जाए तो उसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो इन हेलोबेंजीन, अगर हम हेलोबेंजीन की बात करें तो बेंजीन में सबसे पहले बेंजीन और हेलोबेंजीन को अगर कंपैरिजन किया जाए तो किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो आपको मालूम है कि दिस कंपाउंड इज द नॉन पोलर कंपाउंड जस्ट लाइक हाइड्रोकार्बन, एंड दिस कंपाउंड इज पोलर कंपाउंड जिस तरह से हेलो एल्केन है उस तरीके से। तो 2 पोलर कंपाउंड के बीच में डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और 2 नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। इस वजह से इन दोनों में अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन किया जाए तो हेलोबेंजीन विल हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू बेंजीन। और अगर बेंजीन के ही हेलोबेंजीन के ही डिफरेंट डेरिवेटिव्स अगर लें, डिफरेंट अगर कंपाउंड लें तो उसमें क्या होना चाहिए ऑर्डर। अगर मान लीजिए यहाँ क्लोरो है, यहाँ क्लोरो है, ये ऑर्थो कंपाउंड हो गया, ये इसमें यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे क्लोरो है, और इस वाले में जो है पैरा पे एक दूसरे के पैरा पर क्लोरो है। अगर इन दोनों में देखा जाए, इन तीनों में अगर देखा जाए तो किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो सिंस मोलर मास तो सबका सेम ही है, लेकिन स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, डायपोल मोमेंट डिसाइड करता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इस केस में ये क्लोरीन इस तरफ अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्लोरीन इस तरफ खींचेगा, इन दो का रिजल्टेंट अप्रोक्सीमेटली इस तरफ जाएगा। तो इसका जो होता है म्यू जो होता है इज ग्रेटर देन 0, इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। इस वाले कंपाउंड में इसका जो है ये इधर की तरफ जाएगा और इसका इधर की तरफ जाएगा। एक दूसरे को ये हम ये ले सकते हैं एक दूसरे के जस्ट थोड़ा बहुत अपोजिट डायरेक्शन में है, जिससे कि एक का डायपोल मोमेंट दूसरा थोड़ा बहुत कैंसिल कर रहा है, लेकिन म्यू जो होता है इसका जो होता है ग्रेटर देन 0 ही होगा, म्यू 0 इसका नहीं होगा। और इस केस में क्या होगा कि क्लोरीन ये अपनी तरफ खींचेगा, ये क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका टोटल डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तब इस केस में क्या होगा कि म्यू इज इक्वल टू इसका लिखते हैं हम लोग 0। अब इन 3 कंपाउंड में फिर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इसमें अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इसमें अलग होता है, आपको याद रखनी होगी इस बात को। तो सिंस बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ज्यादा फेवरेबल फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट के लिए है डायपोल मोमेंट। इस केस में जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस केस में क्या होता है ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, और मेटा और पैरा में मेटा का डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो मेटा का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन पैरा का स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, और स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल होता है तो इसके क्या होता है स्ट्रक्चर वाला फैक्टर इसके छोटे डायपोल मोमेंट को डोमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है इसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर करें तो ऑर्थो का सबसे ज्यादा, पैरा का उससे कम, मेटा का सबसे कम। और उसी तरह से हम अगर मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर अगर करें तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए ज्यादा फेवरेबल फैक्टर है उसका स्ट्रक्चर,
उसका स्ट्रक्चर, इसलिए क्योंकि सिमेट्री ज़्यादा अच्छी होगी तो मॉलिक्यूल अपने क्रिस्टल में ज़्यादा स्ट्रांगली पैक होगा, और जितना स्ट्रांगली, जितना बेटर तरीके से अपने क्रिस्टल में पैक होगा, उसको वहाँ से निकालना उतना ही मुश्किल काम है। इस वजह से क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट पैरा वाले का सबसे ज़्यादा हो जाता है, फिर सेकंड फैक्टर हो जाता है डायपोल मोमेंट, तो उससे कम ऑर्थो वाले का हो जाता है, और फिर सबसे कम मेटा वाले का हो जाता है। तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम कंपैरिजन करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा सबसे ज़्यादा पैरा का, फिर हो जाएगा ऑर्थो का, फिर हो जाएगा मेटा का। इस तरह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। इसके बाद आता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में ही सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होगा कि सोल्यूबिलिटी हेलोएल्केन्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसमें क्या होगी, हेलोएल्केन्स पोलर होकर के भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, जबकि नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि पोलर सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन polar solvent and non-polar substance is soluble in non-polar solvent। और एल्काइल हैलाइड जो होते हैं हेलोएल्केन्स वो पोलर कंपाउंड होते हैं, उसको वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए था लेकिन वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा कि एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसोल्यूबल इन वाटर, ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे करके पूछता है जेईई के लिए, और सीबीएसई में भी एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है कि एल्काइल हैलाइड्स पोलर होकर के भी वाटर में इनसोल्यूबल क्यों है। तो उसके पीछे का रीजनिंग सबसे पहले कि किसी सब्सटेंस को वाटर में सोल्यूबल होने के लिए वाटर के साथ में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर सेटअप करना होता है। यानी कि मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे एल्काइल हैलाइड होता है RX, दूसरा एल्काइल हैलाइड है RX, इसके दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो इसको वाटर में अगर डिजोल्व होना है, अगर इसको वाटर में डिजोल्व होना है H2O में, तो H2O में एक H2O दूसरे H2O के साथ में अट्रैक्शन फोर्स से हेल्ड है, तो इसको अपना फोर्स तोड़ना पड़ेगा, इसके फोर्स भी तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के बाद क्या होगा कि ये टूटा दो पार्ट में, ये टूटा दो पार्ट में, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये टूट गया और ये इसका टूट गया। टूटने के बाद एक RX को एक वाटर के साथ अट्रैक्शन फोर्स सेटअप करना होगा, ये सेटअप करना होगा। तो अगर ये अपना फोर्स और ये अपना फोर्स तोड़ करके उसके साथ में स्ट्रॉन्गर फोर्स सेटअप कर ले तो वो उसके साथ सोल्यूबल हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है जिसको एनर्जी के बेसिस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कहता है कि ये जो होता है वीकर फोर्स होता है यहाँ पर, और ये भी वीकर, ये स्ट्रॉन्गर फोर्स हो गया, और वाटर के साथ जो एल्काइल हैलाइड का सेटअप होता है वो फोर्स वीकर सेटअप होता है। यानी कि कहता है कि एल्काइल हैलाइड अपना फोर्स तोड़ने में जो एनर्जी लेता है और वाटर मॉलिक्यूल अपना फोर्स तोड़ने में जो एनर्जी लेता है, दोनों के एनर्जी का सम जो होता है उससे ज्यादा एनर्जी हो जाना चाहिए इन दोनों के नए फोर्स सेटअप होने में। लेकिन होता क्या है कि इसके टूटने में जो एनर्जी इसने गेन किया, इसके टूटने में जो एनर्जी इसने गेन किया, उसके कंपैरिजन में वहां पर एनर्जी कम रिलीज हो पाती है, और कम रिलीज हो पाती है तो इसका मतलब वो फोर्स इतना स्ट्रॉन्गर सेटअप नहीं होता, और नहीं होता तो इसका मतलब वो उसके साथ में सोल्यूबल नहीं होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी के बेसिस पर भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लेट ये फोर्स तोड़ने के लिए लेट कर लेते हैं कि 50 जूल एनर्जी इसने गेन किया। लेट ये फोर्स तोड़ने के लिए इसने लेट कर लेते हैं कि प्लस 100 जूल एनर्जी गेन किया, ये 50 जूल एनर्जी गेन किया, और ये जब एनर्जी, ये जब अगर सेटअप होता है तो इसमें मान लेते हैं कि ये क्या किया कि सिर्फ 120 जूल एनर्जी इसने रिलीज किया। इतना एनर्जी गेन हुआ, उतना एनर्जी रिलीज हुआ। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हो गया, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हो गया, इज इक्वल टू 50 प्लस 100 इज इक्वल टू 150, और रिलीज कितना हुआ टोटल, और रिलीज कितना हुआ सिर्फ 120 जूल। यानी कि जितना एब्जॉर्ब किया उससे कम रिलीज किया, जबकि सोल्यूबल होने का कॉन्सेप्ट ये है कि जितना एब्जॉर्ब किया उससे ज़्यादा रिलीज होना चाहिए, तभी जाकर के वो स्ट्रॉन्गर फोर्स कहलाएगा, लेकिन वो कम रिलीज कर पाता है, इसलिए वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाता है।
तो ये एनर्जी के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि कौन उसमें सोल्यूबल होगा, कौन नहीं होगा। दूसरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल तब होता है जब वाटर से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एल्काइल हैलाइड का ये केस है कि वाटर से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसलिए वाटर में सोल्यूबल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम सोल्यूबिलिटी को कंपैरिजन कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड का। और ये अगर सोल्यूबल नहीं है तो हाइड्रोकार्बन तो और सोल्यूबल नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता है, हम सोल्यूबिलिटी करते हैं। बाकी ये जो एल्काइल हैलाइड होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब हुआ ईथर, बेंजीन, एसीटोन, इन सब सब्सटेंस में ये सोल्यूबल होगा। इन सब सब्सटेंस में सोल्यूबल इसलिए होगा क्योंकि सेम तरह का सब्सटेंस हो गया। जैसा ये अपना है एल्काइल हैलाइड, उसी तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है। तो सेम तरह का जो मटेरियल होता है वो आपस में एक दूसरे से सोल्यूबल हो जाता है, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या होगा कि एल्काइल हैलाइड जो होगा, एल्काइल हैलाइड्स सोल्यूबल होगा किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसके सोल्यूबिलिटी का कंपैरिजन कर लेते हैं। और उसमें भी सोल्यूबिलिटी में भी आ जाती है कि अगर कार्बन एटम बढ़ता जाए तो उसका सोल्यूबिलिटी कम होता जाएगा। क्या होगा कि अगर ऑन इंक्रीजिंग सी एटम अगर हो तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होता जाएगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं लाइपोफोबिक होता है, लिक्विड रिपेलिंग होता है। तो जिस सॉल्वेंट में डालेंगे उस लिक्विड से वो रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो वाट उसके साथ में सोल्यूबिलिटी उसकी कम होती चली जाएगी। इस तरह से हमारा क्या हो गया, सोल्यूबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद आता है कि इसकी डेंसिटी, डेंसिटी जो होता है एल्काइल हैलाइड्स में RF जो होता है वो और RCl जो होता है वो, इन दोनों की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, जबकि RBr हो गया और RI हो गया, इसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा होता है। फ्लोराइड और क्लोराइड लाइटर होता है, ब्रोमाइड आयोडाइड हैवियर होता है। तो ये डेंसिटी भी मोलर मास डिपेंडेंट ही है, जितना ज़्यादा मोलर मास उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।